Hello everyone, once again good morning all of you. In the pediatric portion, the previous classes we discussing about the various types of the communicable diseases in the children. In this we discussed about the various communicable diseases as like chicken pox, viral rhinitis, intestinal parasites, pediatric meningitis conditions and the scarlet fever types of the communicable diseases in the children. The next same is this the communicable disease in the children. Then today we are going to be discuss about the pediatric pertussis condition. ठीक है, तो सेम एज जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हम जो चिल्ड्रंस के अंदर डिस्कशन कर रहे थे तो उसी के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे. तो नेक्स्ट साइड हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर तो पीडियाट्रिक पर्टूसिस. ठीक है, तो पर्टूसिस वाली कंडीशन रहेगी एक टाइप का जो कम्युनिकेबल डिजीज रहेगी एज इट इज एंड कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ठीक है, मीन्स जो पर्टूसिस वाली जो कंडीशन है वो एक टाइप का जो कंटेजियस मतलब जो कंटामिनेट जो सरफेस वगैरह रहेगी तो उसके कांटेक्ट में आने पर जो टच होने के द्वारा जो फैलती. ठीक है, और ये एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है. ठीक है, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटेंस अटैक ऑफ द कफिंग. ठीक है, और इसके अंदर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो क्या रहेगा कि इंटेंस अटैक मतलब जो बार बार जो इंटेंस मतलब उसका जो हाई लेवल के अंदर या फिर बहुत ज्यादा या फिर उसके अंदर बहुत ही तेजी से उसके अंदर जो कफिंग की जो अटैक का मतलब रहेगा कि रिपीटेडली मतलब उसके अंदर जो थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद में कफिंग वगैरह होती है और उसका जो इंटेंस मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो बहुत ही हाई लेवल की रहेगी. ठीक है, तो उस टाइप में जो कफिंग होती है वो उस पर्टूसिस नाम की कंडीशन के अंदर अराइज होती है. ठीक है, एंड आल्सो कॉल्ड एज 100 डेज कफ. ठीक है, और इस कंडीशन के अंदर जो रिपीटेडली जो खांसी के जो अटैक आते रहते. ठीक है, तो इसकी वजह से इस कंडीशन को हम 100 डेज कफ के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर जो 100 डेज तक ये जो कफिंग का जो क्राइटेरिया रहता है वो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है. तो इसी की वजह से उसको हम 100 डेज डिजीज के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, तो 100 डेज का जो कफिंग का जो क्राइटेरिया रहेगा वो उस कंडीशन को हम पर्टूसिस के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, एंड आल्सो कॉल्ड एज द वूफिंग कफ. ठीक है, और इस कंडीशन को हम दूसरा जो नाम रहेगा वो वूफिंग कफ के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, तो वूफिंग कफ मतलब ये रहेगा कि वो एक्साइटेडली मतलब बहुत ही लाउड उसके अंदर जो खांसी करने का जो वे रहेगा बेबी का वो बहुत ही हाई मतलब उसके अंदर जो आवाज रहेगी वो बहुत ही लाउडली रहेगी मतलब बहुत अजीब तरह का उसके अंदर जो खांसी करने का जो वे रहेगा. तो इसी की वजह से उसको वूफिंग का मतलब होता है बहुत ही वूफर मतलब बहुत ही जो लाउडली उसके अंदर साउंड रहेगा वो कफिंग के टाइम उसके अंदर रहेगा. ठीक है, तो इसकी वजह से इसको हम वूफिंग साउंड के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, देन नेक्स्ट वन द पीडियाट्रिक जो पर्टूसिस वाली कंडीशन रहेगा तो उसको जो फैलाने का जो एजेंट रहेगा मतलब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा जो इसको लीड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है. ठीक है, तो इस पर्टूसिस वाली कंडीशन का जो एजेंट रहेगा वो एक बैक्टीरिया रहेगा तो बॉर्डेटेला पर्टूसिस मतलब एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉर्डेटेला पर्टूसिस नाम का जो रहेगा उसकी वजह से ये पर्टूसिस वाली कंडीशन है वो उसके अंदर अराइज हो सकती है. ठीक है, देन नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन. ठीक है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर कैसे ट्रांसफर हो सकती है. ठीक है, तो उसका जो ट्रांसफर होने का जो मीडियम रहेगा वो एयरबोर्न. ठीक है, मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन या फिर कोई भी जो बैक्टीरिया रहेगा वो सराउंडिंग एनवायरमेंट के अंदर हवा के अंदर रहेगा और हवा के अंदर हम इसको हवा अंदर लेंगे इनहेल करेंगे तो इनहेल करने के साथ साथ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो रहेगा वो भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जा सकता है. Then next also may be contagious formats मतलब जो इन्फेक्टेड जो सरफेस एरिया रहेगा मतलब बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट वगैरह रहेंगे जो ऑलरेडी उस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड रहेंगे तो उनके डायरेक्टली टच करने पर उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से वो बैक्टीरिया रहेगा वो एक दूसरे से फैल सकता है. ठीक है, देन नेक्स्ट द इंक्यूबेशन पीरियड. ठीक है, मतलब जब से जो बैक्टीरिया एंटर करेगा बॉडी के अंदर तो फर्स्ट जो नॉर्मल सिम्टम्स आने का जो टाइम पीरियड कितना दिन का रहेगा अप्रोक्स 2 वीक्स मतलब 7 to 10 डेज के अंदर
जो कफिंग का जो वे रहेगा वो उसके अंदर बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। जो 7 से 10 दिन के अंदर अपना जो सिम्टम्स आएगा वो उसके अंदर अराइज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट होस्ट, ठीक है। और उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो ससेप्टेबल जो होस्ट रहेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा किसके अंदर होने का चांस इसके अंदर रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक तो रहेगा कि जिसका इम्यूनिटी पावर सप्रेस है, मतलब उसका जो इम्यूनिटी पावर जिसका बहुत ही लो लेवल का है, ठीक है, तो उसके अंदर होने का चांस ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा जो यंग चिल्ड्रंस है, मतलब बहुत ही छोटी एज के जो 1 साल से भी कम उम्र के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर ज्यादा चांस उसके अंदर होता है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर होता है वो कुछ ज्यादा ही उसके अंदर कम होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो यंग चिल्ड्रंस रहेंगे बिलो द 12 मंथ, मतलब 12 महीने से या फिर 1 साल से कम उम्र के जो चिल्ड्रंस रहेंगे उनके अंदर होने का चांस उसके अंदर ज्यादा रहता है, ठीक है। ओके, तो दीज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन फेज रिगार्डिंग द pertussis. Okay, the next the introduction phase regarding the pertussis. The next heading, the clinical manifestation noticed in the baby with the pertussis, ठीक है। मतलब pertussis वाली कंडीशन जिस बेबी के अंदर रहेगी तो उसके अंदर कौन कौन से जो सिम्टम्स होते हैं वो उसके अंदर शो करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली उसके अंदर इलनेस ऑफन स्टार्ट्स लाइक अ कॉमन कोल्ड, ठीक है। तो इस पर्टुसिस वाली कंडीशन के अंदर तो स्टार्टिंग के अंदर जैसे जो सिम्टम्स आएंगे जो कॉमन कोल्ड के अंदर, मतलब जो नॉर्मल जो राइनाइटिस या फिर जो सर्दी जुकाम वाली जो कंडीशन रहती है तो उसके अंदर ऐसे जो स्टार्टिंग के अंदर ऐसे सिम्टम्स होंगे वो उसके अंदर शो करेंगे, जैसे कि नेजल कंजेशन, मतलब नेजल के अंदर ब्लॉकेज जो ये हो सकता है, ठीक है। नाक बंद हमको फील रहेगा, गले के अंदर कुछ ड्रॉटनेस हमको घुटन से फील हो सकती है, रनिंग नोज हो, मतलब नाक में से जो म्यूकोसा होगी वो निकल सकती है। तो ये जो कॉमन कोल्ड के जैसे सिम्टम्स रहेंगे वो उसके अंदर शो किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लेट स्टेज के अंदर तो उसका जो मेन सिम्टम्स रहेगा कि रिपीटेडली बहुत ही लाउडली टाइप का जो कफिंग का वे रहेगा वो उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो वूफिंग साउंड लाइक जो कफिंग का जो रहेगा वो उसके अंदर रिपीटेडली उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा उसके जो सिम्टम्स रहेंगे वो अलग अलग स्टेजेस के अंदर उसको डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो उसके अंदर जो डिवीजन किया गया है वो 3 स्टेजेस के अंदर उसको डिवीजन किया गया है। तो उसके सिम्टम तो फर्स्ट स्टेज के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स रहेंगे वो उसके अंदर अराइज हो सकते हैं, ठीक है। तो ईटिंग इन द फर्स्ट स्टेज सिम्टम्स द माइल्ड कफ, ठीक है। जो स्टार्टिंग के अंदर जो कफिंग का जो वे रहेगा वो माइल्ड रहेगा, मतलब उसका जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, जो इंटरवल रहेगा वो माइल्ड लेवल का रहेगा, और उसके अंदर जो साउंड वगैरह रहेगा वो भी स्टार्टिंग के अंदर जो थोड़ा माइल्ड लेवल का रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इसी के अंदर जो स्टार्टिंग के अंदर हमने देखा कि सर्दी जुकाम वगैरह रहता है तो उसके अंदर रनी नोज वगैरह रहेगा, और उसके अंदर लो ग्रेड का फीवर है, मतलब जो उसके अंदर थोड़ा बहुत जो बुखार वाली कंडीशन रहेगी वो उसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट सेकेंड स्टेज के अंदर, मतलब जो थोड़े टाइम पीरियड के बाद में इस स्टेज को कंप्लीट करने के बाद में सेकेंड स्टेज यदि आती है तो सेकेंड स्टेज के अंदर सिम्टम रहेंगे वॉइस कफ, ठीक है। और जो कफिंग का जो लेवल रहेगा वो धीरे धीरे बिगड़ने लगेगा, ठीक है। माइल्ड लेवल से और ज्यादा कंडीशन रहेगी वो सीरियस होती रहेगी। तो वर्सन का मतलब होता है कि उसकी कंडीशन होती है वो बदल जाना, या फिर उसके अंदर बहुत ही ज्यादा खराबी उसके अंदर आ जाना, ठीक है। तो वो वर्सन कंडीशन रहेगी कफिंग स्टाइल का, ठीक है। इसके अलावा एक्सेसिव क्राई बेबी रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा क्राई करता रहेगा, ठीक है। उसको रेस्टिंग फेज के अंदर वो नहीं रह पाएगा, रिपीटेडली वो क्राई करता रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट ड्रॉटनेस एंड ब्रीदिंग एफर्ट, ठीक है। वो उसको ऐसे घुटन सा महसूस हो सकता है, और उसको जो सांस लेने के अंदर एफर्ट, मतलब उसको सांस लेने के अंदर तकलीफ से उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स रहेंगे वो फर्स्ट स्टेज के बाद में जो आगे कंडीशन और भी ज्यादा गंभीर होती जाएगी तो उस सीरियस कंडीशन के अंदर सेकेंड स्टेज के अंदर ये सिम्टम्स रहेंगे वो उसके अंदर शो किए जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट एट लास्ट थर्ड स्टेज के अंदर नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, और थोड़े टाइम पीरियड के अंदर जो बीच के अंदर जो ब्रीदिंग एफर्ट रहेगा वो उसके अंदर एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो एपनिया वाली कंडीशन रहेगी तो ब्रीदिंग एफर्ट रहेगा वो थोड़े टाइम पीरियड के अंदर ब्लॉक भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन रहेगी वो लास्ट थर्ड
अंदर उसके अंदर नोटिस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सिम्टम्स आएंगे अलग अलग स्टेजेस के अंदर पर्टुसिस वाले जो बेबी के अंदर वो उनको नोटिफाई किए जा सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नोटिस इन द बेबी विद द पर्टुसिस। ओके, द नेक्स्ट पर्टुसिस से रिलेटेड जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद में उस कंडीशन का हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मतलब उसका जो हम कंफर्मेशन डायग्नोसिस करके हम उसका कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका डायग्नोसिस करने के लिए जो फॉलोइंग क्राइटेरिया रहेगा वो उसके अंदर एप्लीकेबल हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर रहेगा फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब उसका जो बॉडी का असेसमेंट कर सकते हैं। उसी के अंदर बेबी रहेगा उसको जो रनिंग नोज या फिर जो सर्दी जुकाम वाली जो कंडीशन रहेगी, कॉमन कोल्ड वाले सिम्टम्स रहेंगे वो उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा उसके अंदर जो हुफिंग का मतलब तो रिपीटेडली जो कफिंग का जो क्राइटेरिया रहेगा वो बहुत ही लाउडली तरीके का जो कफिंग स्टाइल उसका रहेगा, ठीक है। इसी के अंदर इसके अलावा नेजल स्वैब स्मीयर मतलब नेजल कैविटी से स्वैब लेके उसका जो स्मीयर मतलब उसका जो सैंपल उसके अंदर लिया जाएगा और उसके अंदर उसका टेस्टिंग होगा वो उसके अंदर किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो डायरेक्टली ब्लड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा तो उस ब्लड का सैंपल लेके उसका भी हम उसके अंदर कंफर्मेशन है वो कर सकते हैं, ठीक है। The next, after the diagnostic of the pertussis condition, the next we planning for the treatment, ठीक है। मतलब इस कंडीशन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट करने के लिए ओनली द सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट अप्लाई, ठीक है। मतलब ओनली फॉर जो मेडिसिन वगैरह रहेगी वो ओनली फॉर सिम्टोमेटिक उसके अंदर कौन कौन से जो अराइज रहती है, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स अराइज रहती है वो सिम्टोमेटिक जो रहती है उसका ही उसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि उसके अंदर सिम्टम्स अराइज होते थे कि कोई एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हमको कम करना है और रिपीटेडली इसके अंदर जो कफिंग वाली कंडीशन उसके अंदर अराइज होती है तो कफिंग वाला जो वे रहेगा उसको हमको कम करना रहेगा, ठीक है। तो इसी के अंदर रहेगा एंटीबायोटिक्स मतलब एंटीबायोटिक्स उसको हम प्रेस्क्राइब करवाएंगे तो इसके वजह से उसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहेगा वो उसके अंदर डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एंटीटर्सिन थेरेपी, ठीक है। तो एंटीटर्सिन थेरेपी का मतलब रहेगा कि खांसी वगैरह रहती है तो उस खांसी को कम करने के लिए जो दवाई रहेगी तो एंटीटर्सिन जो मेडिसिन रहती है वो खांसी को कम करने के लिए वाली जो दवाइयां रहती है उसको हम एंटीटर्सिन मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इसी के अंदर ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है। उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी उसको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसी की वजह से उसके अंदर ऑक्सीजन थेरेपी के द्वारा ही उसका हम मैनेज हम उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है, एज अ सपोर्टिंग मैनर, ठीक है। देन नेक्स्ट आईवी फ्लूइड के द्वारा उसका जो एनर्जी मैकेनिज्म रहेगा मतलब जब भी वो कफिंग करेगा तो ज्यादा उसको एफर्ट लगाना पड़ सकता है या फिर जब ब्रीथिंग डिफिकल्टी उसको रहेगी तो उसके अंदर भी उसको एफर्ट लगाना पड़ सकता है, ठीक है। नोजिया वॉमिटिंग तो ये सब कंडीशन रहेगी। इसकी वजह से जो एनर्जी लेवल रहेगा बॉडी के अंदर वो कम हो जाएगा और इसकी ऑपोजिट वाली कंडीशन के अंदर उसका जो इम्यूनिटी पावर होगा वो उसके अंदर कम हो सकता है और इसकी वजह से दूसरा कोई इन्फेक्शन होगा वो उसको इजीली लग सकता है, ठीक है। तो इसी की वजह से उसको आईवी फ्लूइड दिया जाएगा और पहले से प्रिवेंशन करने के लिए पर्टुसिस जो वैक्सीन वगैरह होती है वो उसके अंदर इंजेक्ट करवाई जा सकती है, ठीक है। तो इसके द्वारा पर्टुसिस वाली कंडीशन को हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीज द पीडियाट्रिक पर्टुसिस कंडीशन। Okay, the next after the pediatric pertussis condition, the next another communicable disease in the children we going to be discussed, that is hepatitis, ठीक है। तो hepatitis it is also a most common occurring communicable disease in the children as it is a viral infection, ठीक है। मीन्स हेपेटाइटिस रहेगा वो एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, एज रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। और ये जो इन्फेक्शन रहेगा वो डायरेक्टली तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर ज्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। एज द हिपेटो वर्ड, तो हेपेटाइटिस जो टर्म रहेगा तो उसके अंदर हिपेटो वर्ड का मतलब रहेगा लीवर, ठीक है। एंड आइटिस वर्ड का मतलब रहता है
इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर जो लीवर रहेगा वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो पार्ट होता है तो उस लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और इसके अलावा जो लीवर के आसपास के अंदर जो सराउंडिंग जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी उसके अंदर डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। इट इज अ मोस्ट क्रिटिकल नेक्रोटिक टाइप ऑफ द डाइजेस्टिव फंक्शन डिसऑर्डर, ठीक है। और ये एक टाइप बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही सीवियर टाइप का जो कि एक कंडीशन, डेंजरस कंडीशन रहेगी जिसके अंदर नेक्रोटिक टाइप ऑफ मतलब उसके अंदर जो टिश्यू रहेगा या फिर कोई भी जो ऑर्गन्स रहता है वो पूरी तरह से उसके अंदर डैमेज हो जाता है, ठीक है। नेक्रोटिक का मतलब रहेगा उसके अंदर पूरी जो सेल्स आएगी वो उसके अंदर डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो उस टाइप का एक डिसऑर्डर्स होता है जो डाइजेस्टिव फंक्शन होता है उसको अफेक्टेड करता है, ठीक है। Then next the positive agents which may leads the हेपेटाइटिस, ठीक है। तो हेपेटाइटिस को लीड करने वाले कौन कौन से जो एक पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे या फिर जो वायरस रहेंगे उसकी वजह से ये हो सकता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस होता है वो 5 टाइप्स के अंदर डिवीजन किया गया, मतलब वो हेपेटाइटिस होता है वो 5 सब टाइप्स का उसके अंदर रहता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड द हेपेटाइटिस ई, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ई को कॉज करने वाला जो वायरस वो हेपेटो वायरस रहेगा। हेपेटाइटिस बी को पॉजिटिव करने वाला जो वायरस रहेगा वो हेपावेरिडी नाम का जो वायरस रहेगा वो उसके अंदर रह सकता है। हेपेटाइटिस सी को अरेस्ट करने वाला जो वायरस रहेगा वो फ्लैवी वायरस हो सकता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी को वायरस को बनाना जो लीड करने वाला जो वायरस रहेगा वो डेल्टा वायरस हो सकता है। और हेपेटाइटिस ई, तो हेपेटाइटिस ई को लीड करने वाला जो वायरस रहेगा वो हेपा वायरस वो रहेगा, ठीक है। तो अलग अलग जो सब टाइप्स के अंदर जो हेपेटाइटिस वाली जो कंडीशन रहती है तो उसका जो पॉजिटिव एजेंट रहेगा वो उसके अंदर इस वे के अंदर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा तो दूसरी जो स्पीशीज के जो वायरस रहेंगे जो इस कंडीशन को अराइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर रहेगा द साइटोमेगालो वायरस, द एपेस्टिन बार वायरस, द एंटेरोवायरस एंड द पार्वो वायरस, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो वायरस रहेंगे तो साइटोमेगालो वायरस, ठीक है, एपेस्टिन बार, ठीक है, एंटेरोवायरस एंड द पार्वो वायरस रहेगा वो भी इस हेपेटाइटिस वाली कंडीशन को लीड कर सकता है, ठीक है। तो these are the agents regarding the which may leads the hepatitis condition. Okay, the next after the positive agents regarding the hepatitis, मतलब कौन कौन से जो सब टाइप्स रहेंगे जो हेपेटाइटिस के और उसको जो लीड्स करने वाले कौन कौन से जो पॉजिटिव एजेंट्स रहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। मीन्स जो अलग अलग जो सब टाइप्स जो 5 टाइप्स के जो हेपेटाइटिस होते हैं तो उनका जो फैलने का जो कौन कौन सा वे के द्वारा वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर वो फैलते हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर जो हेपेटाइटिस जो ए रहेगा वो फीको ओरल रूट, मतलब जो कोई भी वेस्ट मटेरियल या फिर कोई खराब खाना वगैरह खाएंगे तो उसके द्वारा जो खाने के द्वारा जो ओरल रूट के द्वारा वो फैल सकता है, ठीक है। फीको ओरल का मतलब वेस्ट मटेरियल जो ओरल रूट के द्वारा डायरेक्टली लीवर तक उसके अंदर जा सकता है, ठीक है, खाने के द्वारा। द नेक्स्ट फॉर्मेट्स का मीन्स रहता है कि ऑलरेडी जो अफेक्टेड जो सरफेस वगैरह या फिर कोई ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट के अंदर आता है और वो हमारे माउथ के कांटेक्ट के अंदर आएगा तो उसकी वजह से डायरेक्टली जो कांटेक्ट के द्वारा फैलता है। फॉर्मेट्स का मतलब रहेगा कि ऐसे इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट या फिर इन्फेक्टेड जो सरफेस वगैरह रहेगा तो उसके कांटेक्ट के अंदर आने की वजह से हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो सेक्सुअली ट्रांसमिशन मतलब जो सेक्सुअली जो एरिया ग्रोइंग वाला जो एरिया रहता है जब बेबी डिलीवरी होता हुआ रहेगा तो डिलीवरी के टाइम के अंदर जो वेजाइना वाला एरिया रहेगा उसके कांटेक्ट के अंदर आता है तो उसके अंदर बेबी के जो स्किन के ऊपर लग जाता है या फिर माउथ के अंदर जो डायरेक्टली एंटर वो एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा वो यदि अंदर की तरफ चला जाता है फ्लूइड के अंदर और वहां पे जाके वो जीआई ट्रैक्ट का जो लीवर वाला पार्ट रहेगा वहां पे जाके वो इन्फेक्शन होता है वो लीड कर सकता है, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिशन के द्वारा भी उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी वाला जो
हेपेटाइटिस वाली कंडीशन रहेगी उसका जो फैलने का रीजन ब्लड नीडल प्रिक, ठीक है, मतलब जो ब्लड के कांटेक्ट के अंदर आने वाले जो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आई हुई जो नीडल रहती है तो वो किसी और के अंदर प्रिक हो जाए तो उसके द्वारा जो कॉन्टेजियस वाली कंडीशन के द्वारा वो हेपेटाइटिस बी रहेगा वो फैलने का इसके अंदर चांस हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हेपेटाइटिस सी, ठीक है, तो हेपेटाइटिस जो सी रहेगा वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिशन या फिर जो ब्लड ट्रांसमिशन किया जाएगा, मतलब किसी इन्फेक्टेड पर्सन का यदि ब्लड ट्रांसमिशन किया जाता है या फिर जो सेक्सुअली ट्रांसमिशन के द्वारा भी मदर से जो बच्चे के अंदर उसके अंदर ट्रांसमिट हो सकता है यदि वो इन्फेक्टेड है तो, ठीक है। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस डी, मतलब जो हेपेटाइटिस जो डी वाला जो टाइप रहेगा वो द प्रिकॉशन ऑफ द हेपेटाइटिस बी, मतलब हेपेटाइटिस जो बी जो रहेगा सबसे पहले हेपेटाइटिस बी वाली कंडीशन यदि अराइज होती है उसके बाद में वो यदि ट्रीट नहीं की जाती है तो उससे ट्रीट नहीं किया जाएगा तो उसके बाद में हेपेटाइटिस जो डी वाली कंडीशन मतलब वो बहुत ही और भी ज्यादा सीवियर वाली कंडीशन रहेगी वो उसके अंदर अराइज हो सकती है तो वो हेपेटाइटिस डी वाली कंडीशन अराइज होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट हेपेटाइटिस ई, ठीक है, तो हेपेटाइटिस ई वाली कंडीशन रहेगी वो सेम एज हेपेटाइटिस ए होता है, मतलब फीको जो ओरल रूट या फिर जो कंटाजियस डायरेक्टली कांटेक्ट के अंदर आने की वजह से भी उसके अंदर फैल सकता है, ठीक है। ओके, तो दीज आर अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ द हेपेटाइटिस कंडीशन। द नेक्स्ट वन द इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, मतलब जो हेपेटाइटिस वाली कंडीशन रहेगी तो उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी जो स्पीसीज का रहेगा तो वो उसके अंदर आएगा और उस बॉडी के अंदर सिम्टम्स अराइज करने का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1 मंथ के बाद में सिम्टम्स होता है वो अराइज करता है, ठीक है। और उसका जो होस्ट रहेगा मतलब जो सबसे ज्यादा जिस जो बेबी के अंदर होने का चांस रहेगा वो रहेगा ये या तो एक जो इम्यूनिटी पावर वाला जो लो मतलब जो लो इम्यूनिटी पावर वाला जो कंडीशन जो रहेगा बेबी उसके अंदर हो सकता है या फिर जो यंग चिल्ड्रंस है मतलब बिलो 12 मंथ तक का जो चिल्ड्रंस रहेगा उसके अंदर भी उसके अंदर ज्यादा हो सकता है, ठीक है। ओके, तो दीज आर अबाउट द इंट्रोडक्शन फेज रिगार्डिंग द हेपेटाइटिस। Okay, the next after the introduction phase regarding the hepatitis, the next heading the clinical manifestation noticed in the various types of the hepatitis, मतलब जो hepatitis basically 5 सब टाइप्स के अंदर डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की जो 5 कंडीशन के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं वो उसके अंदर अराइज होते हैं वो उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेपेटाइटिस ए, ठीक है, तो उस हेपेटाइटिस ए के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं वो अराइज हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर फटीग रहेगा मतलब उसके अंदर जो कमजोरी वगैरह उसके अंदर रहेगी क्योंकि लीवर होता है वो मेटाबॉलिज्म का काम करता है तो एनर्जी का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा तो एनर्जी लेवल होगा वो डेफिनेटली कम हो जाएगा और उसकी वजह से फटीग उसको थकान जैसी उसके अंदर फील हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्ले कलर स्टूल, ठीक है, और जो स्टूल रहेगा उसका जो कलर रहेगा वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर जो चिकनी मिट्टी होती है मतलब जो चिकनी मिट्टी होती है तो उसके जैसा सफेद जैसा जो स्टूल का कलर होगा वो उसके अंदर हमको नोटिस किया जा सकता है क्योंकि लीवर होता है वो बिलिरुबिन का सिक्रेशन करता है तो उसके अंदर यूरिन और जो स्टूल होता है उसके अंदर जो बिलिरुबिन वाला जो पीला प्रोडक्ट होता है वो उसके अंदर एक्सक्रीट किया जाता है तो लीवर उसके अंदर यदि अफेक्टेड होगा तो स्टूल का कलर होगा वो भी उसके अंदर चेंजेस हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट लॉस ऑफ हंगर, ठीक है, और जो उसके अंदर भूख लगी वो उसके अंदर कम रहेगी मतलब भूख का सेंसेशन होगा वो उसके अंदर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट लो फीवर मतलब लो ग्रेड फीवर उसके अंदर अराइज हो सकता है, ठीक है। डार्क यूरिन, ठीक है, तो बिलिरुबिन का लेवल यदि यूरिन के अंदर ज्यादा रहेगा तो यूरिन रहेगा वो डार्क कलर का हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट जॉइंट पेन, ठीक है, तो जॉइंट के अंदर पेन हो सकता है और जॉन्डिस कंडीशन मतलब ब्लड के अंदर जो बिलिरुबिन होता है जो येलो कलर का उसके अंदर प्रोडक्ट होता है तो वो स्किन के अंदर जमा हो जाए रहेगा तो उसकी वजह से उसको जॉन्डिस वाले कंडीशन मतलब जो एरिया रहेगा वो पीलापन के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है।
देन नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी, मतलब हेपेटाइटिस बी वाली कंडीशन रहेगी तो उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स अराइज हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर पर्सन रहेगा, उसको एब्डोमिनल पेन रहेगा, मतलब एब्डोमिन के अंदर पेन रहेगा, उसको फीवर हो सकता है, ठीक है। डार्क कलर का यूरिन होगा और उसके अंदर जो ये उसका जो फैलने का जो मोड था वो ब्लड वेसल्स के द्वारा, जो ब्लड का प्लीक होता है उसके द्वारा वो फैलता था, ठीक है। तो उसका जो पहला जो अटैक होगा वो ब्लड के ऊपर रहेगा, ब्लड वेसल्स के ऊपर रहेगा। तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स होगी वो उसके अंदर स्वेलिंग होगी वो उसके अंदर नोटिस की जा सकती है, ठीक है। क्योंकि इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो ब्लड के द्वारा था तो ब्लड वेसल्स के ऊपर अफेक्टेड करेगा, तो इसी की वजह से ब्लड वेसल्स रहेगी उसके अंदर स्वेलिंग होगी वो उसके अंदर नोटिस की जा सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट हेपेटाइटिस सी, ठीक है। तो हेपेटाइटिस सी नाम जो टाइप रहेगा उसके अंदर इजीली ब्लीडिंग, मतलब उसके अंदर इजीली ब्लीडिंग होने का चांस हो सकता है, क्योंकि ये ब्लड ट्रांसमिशन या फिर जो सेक्सुअली ट्रांसमिशन के द्वारा फैलता है, तो उसके अंदर स्किन के ऊपर इजीली जो ऑर्गेनिज्म रह सकता है, तो इसकी वजह से इजीली ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स बहुत ही वीक हो सकती है, ठीक है। ब्लूसिंग का मीन्स होता है कि ऑटोमेटिकली जो स्किन वाला एरिया रहेगा वहां पे रेडनेस उसके अंदर फील रहेगी और उस जगह के ऊपर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है, वो भी ब्लीडिंग भी उसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा फटीग, मतलब उसको कमजोरी से महसूस हो सकती है, ठीक है। इची स्किन, ठीक है, मतलब एलर्जी के जैसे जो इचिंग उसके अंदर जो स्किन वाले एरिया के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। स्पाइडर वेसल्स, ठीक है, और जो ब्लड वेसल्स रहेगी वो स्पाइडर के जैसे उसके अंदर एनलार्जमेंट उसके अंदर हो जाएगा और एनलार्जमेंट होने की वजह से ब्लड वेसल्स होगी वो हमको स्पाइडर के जैसे हमको अपीयरेंस रहेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट ड्राउजीनेस का मीन्स रहेगा उसको नींद के जैसा उसको वीकनेस होगी वो उसके अंदर फील हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट हेपेटाइटिस डी, ठीक है। तो हेपेटाइटिस डी सब टाइप्स रहेगा उसके अंदर पेन ओवर द लीवर, मतलब लीवर वाले एरिया के अंदर पेन हो सकता है, मतलब ये जो हेपेटाइटिस बी वाली कंडीशन रहेगी तो बी वाली कंडीशन होने के बाद में सीवियर स्टेज के अंदर हेपेटाइटिस बी वाले कंडीशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सीवियर स्टेज के अंदर लीवर वाले एरिया के अंदर पेन हो सकता है, ठीक है। स्टूल रहेगा वो बहुत ही लाइट, मतलब वो एकदम पीला कलर का लाइट के जैसा अपीयरेंस उसका रहेगा। नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है और ब्लॉटिंग, मतलब पेट के अंदर गैस का फॉर्मेशन होता है वो उसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये सिम्टम्स रहेंगे हेपेटाइटिस डी के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट हेपेटाइटिस ई, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ई वाले कंडीशन के अंदर पेन स्टूल रहेगा, मतलब ये हेपेटाइटिस ई वाली कंडीशन रहेगी वो हेपेटाइटिस ए वाला जो रहेगा वो उसके जैसे जो मिलते जुलते सिम्टम्स रहेंगे वो उसके अंदर नोटिस किए जा सकते हैं, ठीक है। इसी के अंदर पेन स्टूल हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग, फटीग और उसके अंदर हाई ग्रेड फीवर उसके अंदर हो सकता है। डार्क यूरिन या फिर जो जॉन्डिस वाले जो येलो कलर का जो स्किन होगा वो उसके अंदर नोटिस किया जा सकता है, ठीक है। Okay, so this is all about the clinical manifestation noticed in the various subtypes of the hepatitis condition. Okay, the next, after the clinical manifestation noticed in the baby with the hepatitis, the next one, the diagnostic evaluation for the confirmation of the hepatitis condition, ठीक है। The following measures are we have to be applied on the children's to confirmation of the various subtypes of the hepatitis condition. In this we have to be applied the physical examination and the history collection, ठीक है। In the past condition we have to be applied the history collection to their फैमिली मेंबर्स, ठीक है। उसके जो फैमिली मेंबर्स रहेंगे उनके द्वारा हम डिस्कशन करेंगे, या फिर जब पुरानी कोई फाइल वगैरह रहेगी तो या तो उस मदर के अंदर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिशन वाली कंडीशन के द्वारा हेपेटाइटिस कंडीशन जा सकती है, या फिर उसको बेबी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया गया हो, या फिर जो डायरेक्टली जो ब्लड फ्लूइड रहेगा तो उसके द्वारा जो निडल प्रिक के द्वारा हुआ, या फिर जो फीकल ओरल जो डायरेक्टली उसके कॉन्टेक्ट में आया हो। तो ये सब जो हिस्ट्री रहेगी उसके जो फैमिली मेंबर्स रहेंगे उसके द्वारा हम उसके अंदर डील करेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब जो फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा उसके जो हेड टू टो उसके जो सिम्टम्स रहेंगे उसके बेसिस के ऊपर उसका हम कंफर्मेशन हम कर सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा द ब्लड का सैंपल लेने के बाद द ब्लड सैंपल के अंदर जो कंप्लीट ब्लड काउंट हम चेक करेंगे, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल कौन सा है, तो उसकी तरह हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस तो सी और डी और ई वाली कंडीशन आएगी, वो उसके अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लिवर का जो फंक्शन टेस्ट करने के लिए जो लिवर एंजाइम होता है एसजीओटी और एसजीपीटी, ठीक है, तो लिवर एंजाइम एसजीओटी और एसजीपीटी होते हैं, वो उसके अंदर हम चेक कर सकते हैं, वो ब्लड केमिस्ट्री वाली जो रहेगी उसके अंदर हम उसके अंदर एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो ब्लीडिंग मतलब जो लिवर होता है वो जो ब्लड क्लॉटिंग जो कोएगुलेशन जो होता है वो उसके जो कोएगुलेशन जो फैक्टर्स होता है उसका सिक्रेशन होता है, वो भी लिवर के द्वारा किया जाता है। तो लिवर के अंदर यदि डैमेज रहेगा तो कोएगुलेशन नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से इजीली ब्लीडिंग होने का चांस उसके अंदर या फिर जो ब्लड वेसल्स होगी वो उसके अंदर अफेक्टेड हो सकती है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमको कोएगुलेशन टेस्ट होगा, वो भी उसके अंदर एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो और इमेजेस वो डिटेल के अंदर स्टडी करने के लिए जो लिवर वाला जो पार्ट रहेगा उसका अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर जो अदर जो सीटी स्कैन वगैरह उसके अंदर की जाएगी, या फिर जो डायरेक्टली जो लिवर वाला जो पार्ट रहेगा उसके अंदर उसका जो लाइव टिश्यू रहेगा वो बायोप्सी के द्वारा जो सैंपल रहेगा टिश्यू रहेगा वो लिवर का रहेगा और उसके अंदर हमको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी मेजरमेंट के द्वारा जो डायग्नोसिस कर सकते हैं कि हेपेटाइटिस कौन सी वाली कंडीशन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंफर्मेशन करने के बाद में हम प्लानिंग करेंगे इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी इसका ये हेपेटाइटिस वो एक टाइप का जो वायरल इन्फेक्शन होता है, तो इस वायरल इन्फेक्शन के अंदर जो मेडिसिन रहेगी एंटीवायरल मेडिकेशन रहेगा वो उसके अंदर प्रेस्क्राइब करवाएंगे, और इसके अलावा जो हेपेटाइटिस का वैक्सीन रहेगा वो उसके अंदर हम एप्लीकेबल करवा सकते हैं, ठीक है। और लो इम्यूनिटी पावर है तो उस इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करने के लिए जो इम्यून सप्लीमेंट जो रहती है, ठीक है, तो इम्यून सप्लीमेंट जो मेडिकेशंस रहेगी तो आर्टिफिशियली बने बने जो इम्यूनोग्लोबिन या फिर जो इंटरल्यूकिन्स होते हैं वो उसके अंदर हम उसके एप्लीकेबल उसको करवाएंगे। इसके द्वारा हेपेटाइटिस वाले कंडीशन को हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द communicable disease, the hepatitis in the children. Okay, the next another communicable disease in the children we going to be discussed, that is इन्फ्लुएंजा इन द चिल्ड्रन, ठीक है। मीन्स जो इन्फ्लुएंजा नाम का जो एक इन्फेक्शन रहेगा जो चिल्ड्रंस के अंदर अवेलेबल रहेगा वो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा वो भी एक टाइप का जो कॉमनली अकरिंग जो कम्युनिकेबल डिजीज इन द चिल्ड्रंस होती है, ठीक है। कॉमन वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, मीन्स ये इन्फ्लुएंजा रहेगा वो एक टाइप का कॉमनली होने वाला वायरल इन्फेक्शन होता है दैट कैन लीड डेथ टू द चिल्ड्रन, ठीक है। और इसकी वजह से ये बहुत ही सीवियर टाइप का होता है, इसकी वजह से बेबी का डेथ होता है वो भी इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। एंड हाईली रिस्की एंड आल्सो कॉल्ड एज अ फ्लू अटैक, ठीक है। और ये बहुत ही रिस्की होता है और इसकी वजह से हम इसको फ्लू अटैक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर रिपीटेडली थोड़े कम इंटरवल के अंदर सीवियर लेवल का जो थ्रोट के अंदर इन्फेक्शन, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन या फिर जो नेजल कैविटी वाला जो पार्ट रहेगा उस नेजल कैविटी वाले पार्ट के अंदर रिपीटेडली फ्लू मतलब कॉमन कोल्ड वाली या फिर जो इन्फेक्शन वाली कंडीशन होती है वो अराइज होती है, और इसकी वजह से सीवियर जो स्टेज रिस्की स्टेज उसके अंदर अराइज होती है और उसकी वजह से उसका डेथ होता है वो भी इसके अंदर अराइज हो सकता है, ठीक है। The positive agents of the influenza condition, the influenza virus, ठीक है, मतलब उसका जो पॉजिटिव एजेंट रहेगा जिसके द्वारा जो इन्फ्लुएंजा नाम की जो बीमारी होती है वो उसके अंदर फैलती है, तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट जो इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर जो ऑर्थोमिक्सो वायरस, ठीक है, तो ऑर्थोमिक्सो वायरस और जो इन्फ्लुएंजा वायरस होगा उसके द्वारा जो इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन होता है वो उस बच्चों के अंदर फैल सकता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, मीन्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन के अंदर वो कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, तो उसके अंदर रहेगा
एयरबॉर्न, ठीक है, मतलब सराउंडिंग एनवायरमेंट के अंदर यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा, डस्ट वाले एरिया के अंदर रहेगा, तो वो डायरेक्टली इनहेल किया जाएगा हवा के साथ में, तब वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाएगा और इन्फेक्शन होता है वो लीड कर सकता है। इसके अलावा जो डायरेक्टली जो फॉर्मिट्स, मतलब जो इन्फेक्टेड जो सरफेस एरिया ऑब्जेक्ट वगैरह होता है, तो उनके कांटेक्ट में आएगा, तो उसकी वजह से भी टच करने के द्वारा फैल सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो डायरेक्टली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब जो चीख वगैरह करेगा, कफिंग वगैरह करेगा, ठीक है, या फिर तो डायरेक्टली सलाइवा के कांटेक्ट में अंदर आएगा, तो इसकी वजह से भी वो इन्फेक्शन होता है, एक पर्सन से दूसरे के अंदर वो ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट द इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, मीन्स जो इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब जब भी जो पॉजिटिव एजेंट रहेगा वो बॉडी के अंदर, इंडिविजुअल बेबी के बॉडी के अंदर एंटर करेगा, और एंटर करने के कितने दिन के बाद में जो प्राइमरी जो सिम्टम्स होते हैं वो उसके अंदर अराइज होने के अंदर टाइम पीरियड लगेगा अप्रोक्स 1 वीक, ठीक है, तो 4 to 7 डेज के अंदर वो प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं वो उसके अंदर अराइज करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द ससेप्टेबल होस्ट, ठीक है, जो ससेप्टेबल होस्ट मतलब ज्यादा किस एज के जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर होने का चांस होता है, ठीक है। तो बेसिकली सेम एज जो ओबेस, मतलब जो ऐसे मोटे जो चिल्ड्रन होंगे उसके अंदर, या फिर जो लो इम्यूनिटी पावर वाले जो चिल्ड्रन रहेंगे उनके अंदर, या फिर जो यंग एज मतलब अप्रोक्स 1 साल से कम उम्र वाले जो चिल्ड्रन रहेंगे उनके अंदर रिपीटेडली इन्फेक्शन होने का चांस उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा उनके अंदर यदि कोई दूसरी सिस्टमेटिक इन्फेक्शन है, मतलब पहले से उनको कुछ बॉडी के सिस्टम से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, तो उनका इम्यूनिटी पावर लो हो जाएगा, सिस्टम होगा वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से उसका जो सेकेंडरी इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा है वो उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। ओके, तो दीज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन फेज रिगार्डिंग द इन्फ्लुएंजा। Okay, then next in the influenza condition in the children's, we discussing about the clinical manifestation in the baby with the influenza infection. So here are the following symptoms are noticed in the baby with the influenza, that is a fever, ठीक है, मीन्स इन्फ्लुएंजा वाली कंडीशन के अंदर रिपीटेडली जो कोल्ड फ्लू वाली कंडीशन उसके अंदर अराइज रहेगी, तो उसके अंदर फीवर रहेगा, वो भी इसके अंदर अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। और उसके अंदर हेडेक वाली कंडीशन अवेलेबल रहेगी, ड्राई कफिंग का सेंसेशन उसके अंदर रिपीटेडली जो ड्राई कफ उसके अंदर अवेलेबल रहेगी, ठीक है। इसके अंदर नेजल कंजेशन रहेगा और शॉर्ट थ्रोट, ब्रीदिंग डिफिकल्टी उसको रहेगी, चील्स मतलब उसके अंदर वो ठंड उसको लगेगी, या फिर उसके अंदर स्वेटिंग ओवर हो रहेगी, और उसके अंदर फटीग मतलब उसके अंदर जो थकान वगैरह या फिर वीकनेस उसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। मीन्स एज लाइक उसका कंपेरिजन किया जाए तो ये एक टाइप का वायरल जो फ्लू वाली जो कोल्ड फ्लू वाली कंडीशन रहती है, ठीक है। बट जो फ्लू वाली कंडीशन रहेगी वो एक बार के अंदर होने के बाद ऑटोमेटिकली जो रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। बट इन्फ्लुएंजा वाली कंडीशन रहेगी तो कॉमन कोल्ड वाली कंडीशन वो यदि बहुत ही सीवियर स्टेज के अंदर है, ठीक है, और वो वापस रिपीटेडली होती रहती है, ठीक है, मतलब इंटरवल थोड़े टाइम के इंटरवल के बाद में वापस सिम्टम्स होते हैं वो अराइज हो जाते हैं, और इसकी वजह से सिम्टम्स हो गए वो बहुत ही सीवियर हाई रिस्क वाली कंडीशन के अंदर हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो डेथ होती है वो हो सकती है, ठीक है। तो ये आर द सिम्टम्स नोटिस इन द बेबी विद द इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन। The next, after the clinical manifestation in the influenza, the diagnostic measurement for the confirmation of the influenza, the physical examination, blood test and the जीन PCR मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट रहेगा, वो ब्लड के अंदर सैंपल लेने के बाद एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट के लिए जो जीन PCR नाम का जो टेस्ट होता है वो इसके अंदर इन्फ्लुएंजा वाले कंडीशन को कंफर्मेशन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इस कंडीशन को हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम इज जो कॉमन कोल्ड वाली कंडीशन को हमने जैसे ट्रीट किया था, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये कॉज होता है तो इसके अंदर एंटीवायरल जो मेडिसिन वगैरह उसके अंदर देंगे, ठीक है। और इन्फ्लुएंजा वाली जो वैक्सीन रहती है, ठीक है, जो हिब नाम की जो फ्लू वैक्सीन होती है, इन्फ्लुएंजा जो वायरस जो
की बोलते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस वाले जो वैक्सीन होती है वो उसके अंदर हम प्रेस्क्राइब कर रहेंगे, और एंटीटसिन या फिर जो नेजल डीकंजेस्टेंट होता है वो मेडिकेशन होगी वो उसके अंदर हम प्रेस्क्राइब करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा इसका इन्फ्लुएंजा वाली कंडीशन जो चिल्ड्रंस के अंदर रहेगी उसका मैनेजमेंट होता है वो इस वे के अंदर हम कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट another communicable disease in the children we going to be discuss, that is neonatal conjunctivitis। ठीक है, तो neonatal conjunctivitis मतलब उसके नेम से पता लग रहा है कि neonatal का मीन्स रहेगा कि neonate जो माइलस्टोन होता है चिल्ड्रंस का बर्थ टू 28 डेज ऑफ द लाइफ। ठीक है, मतलब 1 महीने के तक का जो चिल्ड्रंस होता है उसको हम न्यूनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो कंजक्टिवाइटिस का मतलब आंखों की जो ऊपर वाली जो एक ट्रांसपेरेंट जो मेम्ब्रेन होती है, मतलब आंखों के ऊपर वाली जो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है तो उसका जो इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कंजक्टिवाइटिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये टाइप का कम्युनिकेबल डिजीज रहेगा। और इन्फ्लामेटरी स्टेट ऑफ द आई मेम्ब्रेन, मतलब आंखों के ऊपर जो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो जिसको हम कंजक्टिवा बोलते हैं तो उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। एंड द आईलिड, ठीक है, मतलब आईलिड का ऊपर की तरफ जो ये जो कवरिंग होती है स्किन के जो मेम्ब्रेन की उसको हम आईलिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो छोटे बच्चों के अंदर या तो फिर जो कंजक्टिवा या फिर जो आईलिड होता है उसका इन्फेक्शन होता है वो हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एंड इट आल्सो कॉल्ड एज द ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। ठीक है, और इसको हम दूसरा नाम जो नियोनेटल जो ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है इसका पॉजिटिव एजेंट, मतलब किस पॉजिटिव एजेंट के द्वारा इसका जो ट्रांसमिशन या फिर उसका जो कॉजेस वजह से उसके अंदर अराइज हो सकता है प्रॉब्लम। तो उसके अंदर जो बैक्टीरियल स्पीशीज रहेगी वो बैक्टीरिया रहेगा वो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस रहेगा, मतलब जो एक बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस रहेगा उसके द्वारा होगा। और जो वायरस रहेगा जो हर्पिस वायरस होगा उस हर्पिस वायरस के द्वारा ही ये न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस होता है वो होने का चांस बच्चों के अंदर होता है। इसके अलावा जो केमिकल रहेगा सिल्वर नाइट्रेट, मतलब सिल्वर नाइट्रेट नाम का जो केमिकल होगा उससे कांटेक्ट में आने की वजह से भी उसके अंदर प्रॉब्लम है वो अराइज हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा यदि मदर होगी उसको गोनोरिया वाली कंडीशन है। ठीक है, मतलब मदर को एक गोनोरिया इन्फेक्शन उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर गोनोरिया इन्फेक्शन हो रखा है, जब बेबी का नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होगा तो उसके अंदर जो वायरस कांटेक्ट में आएगा आंखों के ऊपर तो वहां पे उसका इन्फेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो मदर की वजह से भी ये प्रॉब्लम है वो अराइज हो सकती है। ठीक है, देन नेक्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब इसका जो वायरस या फिर जो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर या फिर आंखों वाले एरिया के अंदर एंटर करेगा और उस जगह के ऊपर इन्फेक्शन को सिम्टम्स अराइज करने के अंदर तो 2 वीक्स का मतलब जो 14 डेज का टाइम पीरियड उसके अंदर लग सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट होस्ट, मतलब क्यों होस्ट मतलब सबसे ज्यादा होने का किसके अंदर चांस होता है। ठीक है, तो इसके नाम से हमको पता लग रहा है नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, तो इसके अंदर ज्यादा चांस होगा वो न्यूनेट चिल्ड्रंस, मतलब एक जो 1 मंथ तक के जो चिल्ड्रंस होता है उनके अंदर होने का चांस उसके अंदर ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो होस्ट रहेंगे वो 1 मंथ तक के जो 28 डेज तक के जो चिल्ड्रंस रहेंगे उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। The next, whatever the symptoms are arise in the neonatal conjunctivitis। ठीक है, तो neonatal conjunctivitis कंडीशन के अंदर जो ये कंजक्टिवाइटिस होता है वो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो उसके अंदर सिस्टमेटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड के अंदर रहेगा तो जनरल सिम्टम्स आएंगे। इसके अलावा जो पर्टिकुलर जो आई वाला जो एरिया रहेगा उसके अंदर सिम्टम्स आएंगे वो उसके अंदर नोटिस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आगे रहेगी उसके अंदर टीयर्स, मतलब जो आंसू वगैरह वो उसका प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा रहेगा। और उसके अंदर से याद फिर जो म्यूकोपुरुलेंट, मतलब जो एक रस्सी वाला या फिर एक जो फ्लूइड वाला जो म्यूकस वाला एक जो डिस्चार्ज होगा वो उसके अंदर लिक्विड उसके अंदर निकलता रहेगा, या फिर ओनली फॉर जो पास वाला जो लिक्विड रहेगा वो उस जगह से आंखों के अंदर से डिस्चार्ज रहेगा। ठीक है,
इसके अलावा आई स्वेलिंग और स्टिकर, मतलब आंखें रहेगी वो बहुत ही स्टिकी टाइप की रहेगी, मतलब उसके अंदर बहुत ही चिपकी हुई रहेगी, या फिर उस आंख वाले एरिया के अंदर स्वेलिंग उसके अंदर नोटिस की जा सकती है। और उसके अंदर जो इन्फेक्शन रहेगा तो उस इन्फेक्शन की वजह से फीवर वाली कंडीशन उसके अंदर नोटिस की जा सकती है। इंडिविजुअल बेबी का बॉडी वीकनेस, उसके अंदर बॉडी के अंदर वीकनेस वाली कंडीशन अराइज हो सकती है। द नेक्स्ट रेडनेस और द क्रस्टी और द आईलिड्स, ठीक है, और आईलिड्स वाला एरिया रहेगा उसके अंदर एक पपड़ी उसके अंदर जमी हुई हो सकती है, मतलब ड्राई जो पपड़ी जो म्यूकस रहेगा वो सूखने के बाद में जो क्रस्ट मतलब उसकी जो पपड़ी उसके अंदर जमी हुई हो सकती है, या फिर उस आंखों वाले एरिया के अंदर रेडनेस होगी वो उसके अंदर शो की जा सकती है, वह उसको विजन के अंदर डिस्टर्बेंस हो सकता है। The next, after the sign and symptoms noticed in the baby with the neonatal conjunctivitis, the next, the diagnostic evaluation criteria for the confirmation of the conjunctivitis condition, ठीक है। तो उसी के लिए हम फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब जो आई वाला जो एरिया रहेगा उसके अंदर उसका हम आइडेंटिफिकेशन या फिर उसका असेसमेंट उसके अंदर हम करेंगे, तो हमको दिखेगा कि आंखों वाले एरिया के अंदर फ्लूइड का डिस्चार्ज हो रहा है, आंखें वो बहुत ही वाटरी टाइप का उसके अंदर टीयर का डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, आगे वाला एरिया रहेगा उसके अंदर पपड़ी जमी हुई है, ठीक है, या फिर उस वाले एरिया के अंदर रेडनेस उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है, और आंखें बहुत ही स्टिकी टाइप की है, ठीक है, तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन उसके अंदर हम करेंगे। या फिर जो कंजक्टिवाइटल जो डिस्चार्ज रहेगा, ठीक है, जो कंजक्टिवा वाले एरिया के वहां से आंखों के अंदर से जो फ्लूइड का डिस्चार्ज हो रहा है उसका सैंपल हम उसके अंदर लेंगे और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर हम असेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्लड का सैंपल लेंगे तो ब्लड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो एंटीजन एंटीबॉडी जो टेस्ट होगा उसका जो टेस्ट होगा उसके द्वारा हम उसको कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आफ्टर कंफर्मेशन करने के बाद में उस कंडीशन का मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट करने के लिए जो एंटीबायोटिक्स या फिर जो एंटीवायरल जो मेडिकेशन वगैरह रहेगी या फिर जो रूटीनली जो आंखें होगी उसका हमको इरिगेशन का मतलब जो आंखें रहेगी उसको हमको वॉश करने की जरूरत रहेगा, ठीक है। तो उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो वहां पे जमा हुआ होता है, या फिर जो आंखें होती है वो बहुत ही स्टिकी टाइप की हो जाती है म्यूकोसा का सिक्रेशन होने की वजह से, तो वहां पे हमको आई इरिगेशन होता है वो हमको टाइम टू टाइम करने का उसके अंदर जरूरत रहता है, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। ओके, the next, after the neonatal conjunctivitis, the communicable disease in the children, the next, another one communicable disease in the children arise most commonly, that is the gonorrhea in the children, ठीक है। मीन्स जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज रहेगी गोनोरिया जो एक टाइप का कम्युनिकेबल डिजीज होता है, जब मदर होती है वो उस बीमारी से ऑलरेडी अफेक्टेड होती है तब वो सिस्टमेटिक वे के द्वारा ट्रांसमिटेड रूट के द्वारा बच्चे के अंदर ट्रांसमिट हो जाती है, या फिर जो उसके ग्रोइंग वाले एरिया के अंदर जो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर रहता है, ठीक है। तो जो वेजाइनल यदि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बेबी होता है उस ग्रोइंग वाले एरिया के द्वारा उसके अंदर से होके आता है, तो उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के द्वारा बेबी होता है वो उसके अंदर गोनोरिया वाली कंडीशन होती है वो उसके अंदर अराइज हो जाती है, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब ये जो सेक्सुअली इंटरकोर्स के द्वारा जो ट्रांसमिटेड होने वाली जो डिजीज होती है जो मेल से फीमेल या फिर फीमेल से मेल के अंदर ट्रांसमिट होती है, ठीक है, बट बेबी के अंदर वो किस वे के अंदर आती है, तो यदि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मदर एक्सपोज टू इट, ठीक है, यदि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है जब मदर उससे ऑलरेडी अफेक्टेड होती है, ठीक है, तो वो इट ट्रांसमिटेड टू द डेवलपिंग चाइल्ड, ठीक है, और वो यदि मदर उसके अंदर ऑलरेडी अफेक्टेड होती है तो वो डेवलपिंग हो रहा मतलब जो यूट्रस के अंदर जो डेवलपिंग हो रहा वो जो चिल्ड्रंस होता है क्या वो उसका डिलीवरी के टाइम के अंदर वो कॉन्टेक्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। एंड द चाइल्ड बर्थ विथ दिस डिजीज ऑलमोस्ट, ठीक है, और ऑलमोस्ट जो बेबी रहेगा वो बर्थ के टाइम से इस कंडीशन से अफेक्टेड रहेगा, ठीक है, तो बर्थ के टाइम से वो उसके अंदर अफेक्टेड रहेगी गोनोरिया वाली कंडीशन, ठीक है। द नेक्स्ट द एजेंट, ठीक है, मतलब उसका गोनोरिया वाली कंडीशन रहेगा तो उसका जो पॉजिटिव एजेंट क्या हो सकता है, ठीक है, तो उसका जो पॉजिटिव एजेंट रहेगा
तो नाइजेरिया गोनोरियाई, ठीक है। तो नाइजेरिया गोनोरिया नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा उसके द्वारा ये गोनोरिया वाली कंडीशन है वो हो सकता है, ठीक है। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर ट्रांसमिट होने का रीजन द कंटाजियस जेनिटल फ्लूइड डिसऑर्डर, मतलब जो गोनोरिया वाले कंडीशन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मतलब जो जेनिटल ट्रैक्ट होता है वो उसके अंदर ज्यादा अफेक्ट होता है। तो जेनिटल ट्रैक्ट वाला एरिया रहेगा उसके वहां पे फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा और उस जगह से फ्लूइड का डिस्चार्ज हो उसके कांटेक्ट में आएगा या फिर यूरिन के कांटेक्ट में आएगा, तो उसकी वजह से वो एक दूसरे के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आई सिक्रेशन मतलब जो आंखों वाला पार्ट होता है उसके अंदर भी एक्सपोजर होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी ट्रांसमिट हो सकता है। या फिर जो ट्रांसप्लेसेंटल मतलब जो मदर के उसके ब्लड के अंदर अफेक्टेड है तो प्लेसेंटा के द्वारा बेबी के अंदर ब्लड के द्वारा उसके अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। तो ट्रांसप्लेसेंटल रूट के द्वारा भी वो ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। और उसका जो सिम्टम्स अराइज होने तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वो अप्रोक्स 2 वीक्स रहेगा। मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर चुका है और उसके अंदर सिम्टम आने का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 2 वीक्स या फिर 14 डेज तक होता है, ठीक है। और उसके अंदर ससेप्टिबल होस्ट मतलब सबसे ज्यादा किस जो एज की जो बेबी होता है उसके अंदर ज्यादा चांस होता है, ठीक है। तो वो रहेगा बिलो द 1 मंथ मतलब 1 महीने से कम उम्र के जो चिल्ड्रन रहेंगे उनके अंदर वो ज्यादा होने का चांस इसके अंदर रहेगा। Okay, the next, what are the symptoms may be noticed in the baby with the gonorrhea infection, ठीक है। तो गोनोरिया नाम का जो बीमारी रहेगा तो उसके अंदर कौन कौन से जो सिम्टम्स रहेंगे वो उसके अंदर नोटिस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम द जेनेटेरिया, ठीक है। तो जेनेटेरिया वाला जो पार्ट रहेगा उसके अंदर से ग्रीन या फिर जो येलो कलर का या फिर जो व्हाइट कलर का तो उसके अंदर जो फ्लूइड रहेगा वो उसके अंदर डिस्चार्ज हो सकता है। ग्रीन कलर का, येलो कलर का या फिर जो व्हाइट कलर का जो फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा वो उस एरिया के अंदर रहेगा। पेन एट द ग्रोइंग एरिया मतलब जो ग्रोइंग वाला जो एरिया रहेगा उस जगह पे उसको पेन फील रहेगा, ठीक है। बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग द यूरिनेशन जब भी वो टॉयलेट करेगा तो उस टाइम पीरियड के अंदर उसको बर्निंग सेंसेशन या फिर जो पेनफुल सेंसेशन उसके अंदर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आई इन्फेक्शन मतलब उस आंखों वाले एरिया के अंदर उसको इन्फेक्शन आंखों का इन्फेक्शन उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। थ्रोट इन्फेक्शन और एब्डोमिनल वाले एरिया के अंदर उसको पेन होगा वो उसके अंदर अवेलेबल रहेगा। Okay, the next are the clinical manifestations regarding the gonorrhea. The diagnostic evaluation to confirm the gonorrhea condition. In this we identify the physical examination, blood test, fluid discharge sample and the antigen antibody test, ठीक है। Then next after the diagnostic we apply the management. तो मैनेजमेंट इसका पॉजिटिव एजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल कॉज रहता है तो एंटीबायोटिक्स मेडिकेशन उसके अंदर हम देंगे और इसके इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो इम्यून सप्लीमेंट्स रहेगी वो इम्यून सप्लीमेंट्स का जो प्रिपरेशन होगा वो उसको देंगे तो इम्यूनिटी लेवल रहेगा वो उसको जो इंक्रीज रहेगा तो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन होगा वो उसके अंदर डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो ये रहेगा द कम्युनिकेबल डिजीज द गोनोरिया इन द चिल्ड्रंस। Then last one, the last important communicable disease found commonly in the children, that is a fifth disease, ठीक है। तो fifth disease रहेगी तो fifth disease a type of the most common communicable disease in the children, ठीक है। A viral disease on the fifth number of the historical स्किन डिसीज क्लासिफिकेशन, ठीक है। और ये फिफ्थ डिजीज रहेगी वो एक टाइप का वायरल डिजीज रहती है, ठीक है। तो ये जो स्किन का जो क्लासिफिकेशन है मतलब जो हिस्टोरिकल जो स्किन के डिसीज वाली जो डिजीज होती है उसका जो क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो 5वें नंबर पर ये डिजीज होती है या फिर ये डिजीज के सिम्टम्स होते हैं वो उसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो जो डिजीज का जो क्लासिफिकेशन होता है हिस्टोरिकल जो स्किन डिसीज वाली जो डिजीज होती है उसका जो क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। तो उसके क्लासिफिकेशन के अंदर इस टाइप के डिजीज के जो सिम्टम्स रहेंगे वो 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इस डिजीज को हम फिफ्थ डिजीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
Then next, it also called as the स्लैप्ड सीक सिंड्रोम, ठीक है, और उसको हम दूसरा नाम स्लैप्ड सीक सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, या फिर जो एरिथमा इनफैक्टोसम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो स्लैप्ड सीक का मतलब रहेगा कि यदि किसी को थप्पड़ मारता है और जो गाल होता है वो पूरा रेड कलर का हो जाता है, तो ऐसा अपीयरेंस होता है, वो उसके सिम्टम्स के अंदर नोटिस किया जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम स्लैप्ड सीक सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, इसका जो पॉजिटिव एजेंट रहेगा वो पार्वोवायरस B19 रहता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयरबोर्न, कंटाजियस या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा हो सकता है। इसका जो होस्ट रहेगा वो लो इम्यून पावर चिल्ड्रंस या फिर जो अनीमिया वाले जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर ज्यादा हो सकता है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा वो 14 डेज तक रहता है। ओके, द नेक्स्ट, फिफ्थ डिजीज के अंदर कौन कौन से जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नोटिस किए जाएंगे, किस वे के अंदर उसका डायग्नोस्टिक या फिर उसका ट्रीटमेंट होगा, वो हम किस वे के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर फ्लू लाइक सिम्टम्स रहेंगे, शोर थ्रोट हो सकता है, हेडेक वाली कंडीशन, लो ग्रेड फीवर, और स्किन के ऊपर लाल कलर के जो रैशेस रहेंगे वो फेस के ऊपर ज्यादा रहेंगे, और एक्सट्रीमिटीज मतलब जो हाथ वाला और जो पाम वाला एरिया रहेगा उसके अंदर रहेगा इचिंग स्किन, मतलब स्किन के ऊपर इचिंग उसके अंदर हो सकती है, और ज्वाइंट रहेंगे, उस ज्वाइंट वाले एरिया के अंदर पेन हो सकता है, ठीक है। फिर इसका डायग्नोसिस करने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन और ब्लड टेस्ट करेंगे, तो ब्लड के अंदर जो पार्वोवायरस होगा वो उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और मैनेजमेंट करने के लिए उसका कोई स्पेसिफिक वैक्सीन या फिर उसका जो मेडिसिन उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, अभी तक आइडेंटिफाई किया गया। ऑनली फॉर सिम्टोमेटिक जो फ्लू के सिम्टम्स, जॉइंट पेन के लिए एनाल्जेसिक मेडिसिन वगैरह, या फिर स्किन को जो रैशेस वगैरह है उसके लिए जो स्टेरॉइड मेडिसिन होती है वो उसके अंदर, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स होते हैं वो उसके अंदर एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है। ओके, तो दिस वाज अबाउट द मोस्ट कॉमनली द कम्युनिकेबल डिजीजेस इन द चिल्ड्रन, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कसिंग अबाउट द another new unit in the pediatric portion. Thank you so much.